हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स वगैरह के बारे में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। तो आपने अगर मान लीजिए आपके पास, पहले तो टॉपिक का नाम लिख लिया आपने, है ना, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में आप देखिए सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अभी हम सब मान करके यही चल रहे हैं कि एबीसी आपके रियल है, ठीक है। आगे जो भी हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे ये मान करके ही करेंगे कि एबीसी हमारे रियल है। अगर इमेजिनरी होंगे तो कुछ अलग केस होगा, उसके बारे में हम अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमने मान लिया कि ए बी और सी आपके रियल नंबर्स है ना। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के हम सोल्यूशंस की बात करें, ए हमारा नॉन जीरो है, मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। ए नॉन जीरो है मतलब एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स क्या होते हैं ये हमने लिखा था, ठीक है। इसके रूट्स हमने फॉर्मूला मेथड्स में हमारे पास क्या निकल करके आए थे, x इक्वल टू माइनस बी, एक आया था प्लस साइन के साथ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा एक और था माइनस बी माइनस हो जा रहा था इस बार बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास दो वैल्यूज निकल करके आई थी। सपोज ये अल्फा और बीटा इनको बोल देता हूं, तो अल्फा आपका मान लीजिए कोई से भी एक को आप अल्फा बोल सकते हो, किसी भी एक को आप बीटा बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा निकल रहे हैं, ठीक है, अगर हम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारी थी इसमें एबीसी को देख करके बता पाएंगे क्या कि एबीसी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास रूट किस तरीके का आएगा, जो ये रूट बन रहा है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, अल्फा बीटा दोनों एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, इस तरीके की बातें हमारे पास। अल्फा बीटा बराबर होंगे, अल्फा बीटा डिफरेंट होंगे, अल्फा और बीटा होंगे ही नहीं, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो होते ही नहीं है, हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा कोई एक्स हो ही नहीं सकता, है ना। तो इन सारी चीजों को हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, जस्ट इस एक्सप्रेशन को देख करके, ए बी सी की वैल्यूज को देख करके, इसको हम स्टडी करते हैं इस टॉपिक के अंदर, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ की अलग से हमारे पास कोई नई थ्योरी आ जाएगी जिससे हम नेचर डिसाइड करने लग जाएंगे, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा के आपके पास एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये जो फॉर्मूला मेथड से आपके पास चीज निकली हुई है, इसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसी के बेसिस पे हम सारे एबीसी कॉम्बिनेशंस के लिए सोचेंगे कि हमारे रूट्स किस तरीके के आ सकते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर इस टॉपिक को। तो आपके पास x और x की दोनों वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं। इसमें से ये आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको मैथमेटिकली हम बोलते हैं डी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यही वो टर्म है, ठीक है, यही वो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो नेचर ऑफ रूट आपका डिसाइड करके दे देती है। एबीसी का ये जो एक्सप्रेशन बना आपके पास, मतलब ये इक्वेशन थी और ये जो एक्सप्रेशन आपका है, यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है। डिस्क्रिमिनेंट इज काइंड ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। इस डिसाइडिंग फैक्टर से हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, अभी मैंने इसको नाम दिया कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यूज आप कैसे लिख सकते हो, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, और अगली बार यहां पे माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे क्वाड्रेटिक के लिए। पूरा क्वाड्रेटिक आप इस एक टर्म से आप बहुत सारी चीजें इसमें डिसाइड कर सकते हो और हमेशा काम आती ही आती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में अगर हम देखें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था और पिछले लेक्चर में आपने इसको यूज भी किया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी आपकी निगेटिव होने लगे तो आप बोल देते थे कि ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात करी थी हमने कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर आपकी निगेटिव हो गई तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगेन हम लोग रियल नंबर्स के ही फ्रेम में बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नहीं सोचना है, ठीक है।
तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी आपके पास निगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हो जाती है तो भाई इस पे तो कोई जोर नहीं है ना, एबीसी की मैं वैल्यू मान लो ऐसे रख लेता हूं, बी को रख लेता हूं 3, ए को रख लेता हूं 2 और सी को रख लेता हूं 9, है ना। तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव अगर हो गया तो आपके पास मतलब उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एक इक्वेशन तो तब भी बनेगी, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 9 लेकर के। अब उसके हम क्या बोलेंगे, उसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, यही बोलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो d वाला टर्म है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे आप अभी ही देख लें तो d अगर आपका नेगेटिव है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी रूट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो यहीं पे आ गई बात, केस 1, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है, d अगर आपका निगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो सीधा सीधा बोल दीजिए कि आपके पास रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए उसको एकदम फ्रेम से हटा के रखेंगे। d लेस देन 0 है, रूट्स बल्कि ऐसे लिखिए रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डीएनई का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। डी अगर आपका निगेटिव है तो आपके पास अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, जो कि नहीं होनी चाहिए, आज तक अभी फिलहाल नहीं पढ़ाई है हमने, और इसलिए आपका रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सही है बात। केस 1 के बाद आगे बढ़ते हैं हम केस 2 पे। अगर केस 2 लेते हैं हम, जहां डी को इस बार हमने कहा कि 0 आता है, अगर डी 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा, डी निगेटिव की बात हमने कर ली, डी अगर 0 आया तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर 0 हो जाए तो ऐसा तो नहीं कहोगे ये तो कभी देखा ही नहीं, है ना, ऐसी तो बात है नहीं। तो अंडर रूट 0 का मतलब 0, तो दैट मीन्स कि इस केस में ये देखिए माइनस बी प्लस 0/2 है, ये माइनस बी माइनस 0/2 है, दोनों सेम ही हो गए ना। तो d इक्वल टू 0 जब होगा तो आपके पास अल्फा और बीटा दोनों की ही वैल्यूज क्या होंगी, माइनस b/2a होंगी। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, माइनस b/2a। मतलब आपके पास इसकी टर्म होती है रिपीटेड रूट्स विल एग्जिस्ट, रिपीटेड रियल, बल्कि रिपीटेड रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। माइनस b/2a माइनस b/2a, रूट आपका जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, अल्फा बीटा दोनों सेम है, अल्फा बीटा दोनों सेम है, रिपीटेड रियल रूट्स एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, रूट की वैल्यू माइनस b/2a के बराबर होगी, ठीक है। इतनी बात माइनस b/2a के बराबर हो जाएगी। जब इसी चीज को हम कह सकते हैं ऐसे भी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैं ले लेता हूं सपोज 9x² प्लस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो ये इसका d कितना है, 0 के बराबर है कि नहीं, d कितना है, b² मतलब 900 माइनस 4 इंटू a इज 9 इंटू c इज 25, तो वैल्यू 0 हो गई। तो d 0 हो गया, d 0 होने का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और रिपीटेड रूट्स कहने का मतलब ये हो गया, रिपीटेड रूट्स कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। आप देख सकते हो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तभी आपके पास x इक्वल टू एक ही वैल्यू निकल करके आ रही है, -5/3। अगर आप माइनस b/2a यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो माइनस b/2a हमने कहा था ये कि रूट आपका सिर्फ एक ही होगा, कौन सा, मतलब होंगे 2 लेकिन दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी, रूट 2 होंगे, सोल्यूशन एक होगा, रूट 2 होंगे। रूट और सोल्यूशन में डिफरेंस हमने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था। तो रूट आपके 2 होंगे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, माइनस b/2a विच गिव्स यू -5/3। तो दोनों सेम तभी हो पाएंगे जब यहां आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो ये आपका ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए अगर कभी आपसे ये भी कहा जाए कि एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए d इक्वल टू 0। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि अगर आपके पास कहा जाता है एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन इन x, देन, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक लिखी है, इफ ax² प्लस bx प्लस c इज गिवन टू बी a perfect square of some linear expression in x, then its d should be equal to 0, क्योंकि जब d equal to 0 रहेगा तभी आपके पास इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा और रिपीटेड रूट आपके एग्जिस्ट कर पाएंगे।
तो केस 2 आपका रहा कि d इक्वल टू 0 अगर है तो आपके पास रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, -b/2a के बराबर होगी। और ये भी याद रखिए कि d इक्वल टू 0 हमारा परफेक्ट स्क्वायर से कोरिलेटेड है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इन क्वाड्रेटिक विल बी सम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ax प्लस b, किसी ax प्लस b का होल स्क्वायर इसके ठीक बराबर आ जाएगा अगर आपका d 0 के बराबर है तो। ठीक है, तो आप देखिए केस 1 और केस 2 दोनों में ही आपने d से ही कोरिलेट किया है। आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नेचर पता चल जा रहा है तो उसके बेसिस पे आप कमेंट कर ले रहे हो। d जब निगेटिव है तो आपने कहा इसका मतलब ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। d जब 0 के बराबर है तो आपको पता चल गया कि दोनों के रूट्स पर मतलब दोनों रूट्स बराबर ही आएंगे, अल्फा बीटा बराबर आएंगे और रिपीटेड रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रिपीटेड रियल रूट रिपीटेड कह लीजिए या इक्वल कह लीजिए, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और इसी को हमने कहा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर वाली सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आइए केस 3 d जब पॉजिटिव हो, और उसी केस के बारे में हमें डिफरेंट सिनेरियो एक बार डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो d निगेटिव और d इक्वल टू 0, आई होप कि ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, यहाँ पे x रूट 2 है, सोल्यूशन एक ही है। दोनों रूट्स क्या है, -b/2a -b/2a। सोल्यूशन क्या है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपको रूट्स और सोल्यूशन के बीच का डिफरेंस मैंने बताया था कि सोल्यूशन आपके जो अलग अलग वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी उनको काउंट किया जाएगा, लेकिन रूट्स में आपकी चाहे एक ही चीज 4 बार लिखी हो तो उसको 4 बार काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन के टर्म्स में वो एक ही होगा। तो आइए अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस आपका केस 3। ठीक है, जबकि आपका d पॉजिटिव हो, है ना, d अगर पॉजिटिव है तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगेन सबसे पहले हमने लिख लिया फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट d/2a और -b माइनस अंडर रूट d/2a। तो अगर d आपका कुछ पॉजिटिव है तो इसका मतलब अंडर रूट d कुछ मिलेगा, है ना, जैसा भी मिले, इरेशनल मिले, फ्रैक्शन मिले, होल नंबर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ मिलेगा। तो ऐसे केस में आपके पास देख सकते हो कि अल्फा और बीटा आपके डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि एक बार -b में कुछ ऐड होगा और एक बार -b में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज तो मिलेगी, डिस्टिंक्ट होंगी, लेकिन है ना, अल्फा और बीटा कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आपकी दो रूट्स अलग अलग मिलेंगे, रियल होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे केस में वो कैसे होंगे, रियल रूट्स तो होंगे लेकिन वो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होंगे। सही है ये चीज। ठीक है, दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी बट बोथ विल बी डिफरेंट। तो अल्फा और बीटा आपके पास रियल वैल्यूज होंगी बट दे विल बी डिफरेंट। अब इस केस में एक चीज समझने की शुरुआत करते हैं अपन। अगर d पहला केस लिया हमने कि अगर आपका d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है, अगर आपका d परफेक्ट स्क्वायर आ गया और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केस 1 मतलब इसमें से एक फर्स्ट सब केस टाइप का कह लीजिए, क्योंकि ये d ग्रेटर देन 0 का केस लिया है हमने। उसमें एक सिचुएशन हमने ली कि अगर a b और c, ठीक है, तीनों हमारे नंबर्स कैसे हैं, रैशनल है। ठीक है, तीनों हमारे रैशनल नंबर्स है ना, ठीक, और d हमारा कैसा आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि अंडर रूट डी इज सम प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इररेशनल नहीं है d आपका, बल्कि ऐसे लिखिए d इज किसी रैशनल टर्म का परफेक्ट स्क्वायर आता है। d इज इक्वल टू सम रैशनल स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट डी करोगे तो आपके पास कोई रैशनल टर्म आएगी, है ना, अंडर रूट डी आपका कोई रैशनल टर्म आएगी। माइनस बी रैशनल है बिकॉज ए बी सी आर रैशनल, तो ये रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया। डी नहीं, अंडर रूट डी रैशनल हो चुका है आपका, है ना, ये ध्यान रहे, अंडर रूट डी इज रैशनल, क्योंकि डी आपका एक रैशनल टर्म का स्क्वायर था। तो एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, मतलब अल्फा बीटा कैसे मिलेंगे आपको, रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। सब कुछ रैशनल है तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा आपको, रैशनल ही मिलेगा। तो अगर ऐसा है देन, ठीक है, ABC is rational, D is equal to some rational terms square, then alpha beta are rational, रूट्स आपके रैशनल होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि दोनों रूट्स रैशनल हैं,
दोनों रूट्स रैशनल हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपका ये टर्म्स भी कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, और डी कैसा होना चाहिए, रैशनल टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि बोथ रूट्स आर रैशनल, दैट मींस कि आपके कोफिशिएंट्स रैशनल हो और डी आपका रैशनल का स्क्वायर हो, डी आपका कोई एक रैशनल टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे केस में आपके पास अल्फा और बीटा कैसे मिलेंगे, रैशनल मिलेंगे। बात समझ में आई? सेकेंड केस में कहता हूं कि अगर मेरा एबीसी रैशनल तो था, है ना, एबीसी मेरा रैशनल तो था, लेकिन डी मेरा कोई रैशनल टर्म का स्क्वायर नहीं हुआ, डी मेरा किसी रैशनल टर्म का स्क्वायर नहीं हुआ। सपोज डी आ गया 34, तो अंडर रूट 34 तो एक इर्रेशनल क्वांटिटी है ना। अब इर्रेशनल क्वांटिटी होने से इंपैक्ट क्या आएगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, ठीक है, एबीसी आपके रैशनल है, डी आपका रैशनल नहीं है ना, मतलब डी आपका रैशनल टर्म का स्क्वायर नहीं है, दैट मींस अंडर रूट डी, ठीक है, अंडर रूट डी आपका कैसा होगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट डी आपका इर्रेशनल हो गया। अब अगर अंडर रूट डी इर्रेशनल हो गया तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, रैशनल इर्रेशनल डिवाइडेड बाई रैशनल। देखिए ध्यान से, फिर से अल्फा की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, -b/2a लिख सकता हूं क्या, इसको स्प्लिट कर दे रहा हूं 2a को दोनों पे, है ना भाई। 4 + 3/5 अगर लिखा है ऐसा, 4 + 3/5 तो लिख सकता हूं ना इसको 4/5 + 3/5। तो बस यही कर रहा मैं कि -b/2a और प्लस साथ में लिख दिया अंडर रूट d/2a लिख सकता हूं, और बीटा को लिख सकता हूं मैं -b/2a माइनस अंडर रूट d/2a, ऐसा लिख सकता हूं दोनों को। इस केस में आप देखिए अल्फा की वैल्यू जो निकल करके आपके पास आ रही है और बीटा की वैल्यू, ये आपका टर्म रैशनल होगा, लेकिन साथ में कुछ इर्रेशनल लिखा है कि नहीं है, इर्रेशनल बाई रैशनल, इर्रेशनल। ये आपका रैशनल था बिकॉज इट इज रैशनल बाई रैशनल, और ये अगेन इर्रेशनल टर्म। तो इस केस में आपके पास अल्फा में पहला टर्म कैसा आया, रैशनल आया, सपोज m आया, साथ में जो चीज लिखी हुई है वो इर्रेशनल आई, सपोज रूट ni लिख सकता हूं, m + रूट n। तो बीटा मुझे कैसा मिल रहा है, बीटा में भी आप देखें तो आपका ये वाली टर्म m तो सेम ही है ना, m सेम ही है ना, जो रैशनल पार्ट है वो तो दोनों का सेम है, और इर्रेशनल पार्ट भी दोनों का सेम है, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क था, तो यहां m - रूट n आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास, ठीक है, आपके कोफिशिएंट्स रैशनल हो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर कोफिशिएंट्स आपके इर्रेशनल हैं तब इसमें से कोई कचरा हम फॉलो नहीं करेंगे, सब कचरा हो जाएगा अपने लिए। ठीक, एबीसी अगर आपका रैशनल है तभी हम ये दोनों बातें कर रहे हैं। एबीसी जब आपका रैशनल है और डी आपके किसी रैशनल टर्म का स्क्वायर हो जाता है तो अल्फा बीटा आपको कैसे मिलेंगे, रैशनल। वहीं पे एबीसी अगर आपका रैशनल है और डी आपका किसी रैशनल का स्क्वायर नहीं होता है, दैट मींस अंडर रूट डी इज इर्रेशनल। इन दैट सिनेरियो अल्फा बीटा तो आपके एग्जिस्ट करेंगे, बट अल्फा बीटा आपके कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। एक होगा अगर m + रूट n, तो दूसरे को पक्का m - रूट n ही होना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझसे ये कहा जाता है, ठीक है, अब इसको समझिएगा कि इफ ax² + bx + c = 0, ठीक है, हैज वन ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है, एज 2 - रूट 3, ठीक है, then its other root is 2 + रूट 3। ये बात सही है क्या? मैक्सिमम लोग कह रहे होंगे कि ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आपने अभी कहा कि एक m + रूट n होगा तो दूसरा m - रूट n होगा। नहीं, हमने ये कब कहा है, जब आपको पता हो कि एबीसी आपके कैसे हैं, रैशनल हैं। आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा है क्या एबीसी आपका रैशनल है? एबीसी रैशनल तो नहीं बताया गया। तो अगर एबीसी रैशनल नहीं बताया गया है तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। अगर एबीसी आपके रैशनल बस बता दिए जाए, बस इसमें ये अभी फिलहाल फॉल्स है स्टेटमेंट, लेकिन बस मैं अगर यहां पे इतनी सी चीज और जोड़ दूं कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू को मैंने बताया था रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है,
तो ABC बिलोंग्स टू Q, केवल इतनी सी चीज अगर जोड़ दी गई तो ये पूरी बात आपकी तुरंत ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी बातें केवल हम तभी कर पा रहे हैं, ठीक है, जब आपका ABC आपके रैशनल है। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या फर्क पड़ता है, एक रूट हम 2 माइनस रूट 3 ले लें, दूसरा 5 माइनस रूट 3 ले लें, 5 प्लस रूट 3 ले लें, 5 माइनस रूट 7 ले लें, जो मर्जी ले लें, और उससे भी कुछ ना कुछ इक्वेशन तो बन ही जाएगी। ठीक है, ये केवल तभी इंपॉर्टेंट है जब ABC आपके रैशनल है। ठीक है, तो क्या हमने सीखा, केस 1 केस 2 बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। डी निगेटिव है, बोल दिया हमने कि रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। केस 2 में हमने कहा कि डी इक्वल टू 0 है तो रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करेगा। दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, माइनस b/2a के बराबर होंगे, और ये केस किसको रिप्रेजेंट करता है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड केस हमने ये कहा है डी जब पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव है तो हमारे पास अल्फा और बीटा रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। फिर हमने कहा कि अगर डी मतलब ये कोफिशिएंट्स रैशनल हैं तो दो सिचुएशंस हमने कंसीडर करी, एक जब डी रैशनल का स्क्वायर हो जाए और दूसरी बार जब डी आपका रैशनल का स्क्वायर नहीं आए। रैशनल का स्क्वायर हो गया तो सीधा अल्फा बीटा आपको रैशनल मिलेंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको रैशनल रूट्स चाहिए तो इस केस में आप ये इंश्योर करिए कि आपके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं और डी आपका किसी रैशनल टर्म का स्क्वायर है। सेकेंड केस में आपके पास अगर इस तरीके की सिचुएशन है कि एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरे रूट को 2 माइनस रूट 3 होना पड़ेगा, कब, जबकि आपके कोफिशिएंट्स कैसे थे, रैशनल थे। ठीक है, तो आई होप कि ये केस 3 आपको अच्छे से, खास करके ये एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो गई होंगी कि हम इस पॉइंट पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है, फाइंड के, ठीक है, सो दैट ये आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक टाइप का और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने क्या बताया, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कि रिपीटेड रूट हो, मतलब d इक्वल टू 0। तो आपके पास सीधे कंडीशन क्या लगेगी कि d आपका 0 होगा। अब b क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की जगह हमने लिख लिया b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है, 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 माइनस के, और c कितना है 8k प्लस 1। ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, यही मतलब हुआ। अब एक्सपेंड कर लीजिए तो ये क्या बनाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k, है ना, माइनस 4 या प्लस कर देता हूं मैं, और यहां पे k माइनस 4 इंटू 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस और यहां से एक और माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, k माइनस 4 लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये प्लस चलिए 4 बाहर ही हो गया कॉमन होके। ठीक है, इसमें से भी 4 कॉमन और यहां तो 4 है, तो 4 इसमें से कॉमन निकला तो k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, और यहां पे आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो 8k स्क्वायर, ठीक है, प्लस के माइनस 32k, तो माइनस 31k, ओके, माइनस 31k, और माइनस 4 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या टर्म बनी, k स्क्वायर 8k स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गए, 4 माइनस 31 माइनस 27 हो गया, और 4 और 4 कट गए, तो 4 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसमें से मैं कह सकता हूं 9k कॉमन और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो या तो k 0 हो जाए या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए, तो दैट मीन्स कि k की दो वैल्यूज आई 0 और 3। तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, चाहे 0 रख लें या फिर हम 3 रख लें। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि ये रूट्स इस इक्वेशन के a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए, b ब्रैकेट में c माइनस ए इंटू एक्स, c ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। तो आप स्टार्ट करिए, क्या कंडीशन रहेगी कि d इसका 0 होना चाहिए, रूट्स इक्वल बोला गया मतलब d 0 होगा, d हमने कहा 0 के बराबर। ठीक है, d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, तो b आपका ये है ना, तो b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर हुआ ना, आप देख लीजिएगा
ये पूरा आपका ए है, ये पूरा आपका बी है और ये पूरा आपका सी है, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास ये बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए की जगह आप इसको पूरा रखिएगा और सी की जगह पे सी इंटू ए माइनस बी, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, क्या बनेगा बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। -4ac है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टर्म बन गई है ना। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। ये तरीके और भी मिलेंगे, बट अभी हमने टॉपिक्स वो पढ़े नहीं है, तो और भी तरीका होगा इसको प्रूफ करने का, बट ठीक है, इसी मेथड से करते हैं अभी नेचर ऑफ फ्रूट्स वाले, ठीक है। तो आपके पास टर्म क्या बन रही है, देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर है ना। यहां से -4ac इंटू बी ए क्या बनेगा, -4a स्क्वायर बी सी, ठीक है। -4ac इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4ac इंटू बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, और इसके अलावा -4ac इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा -4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ क्लब हो रहा है, तो हाँ ये दोनों टर्म्स आपकी केवल क्लब हो पा रही हैं, ठीक। तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों क्लब हो गए, तो बी स्क्वायर है ना 2b स्क्वायर ए सी है ना, ठीक। और उसके अलावा आपके पास बाकी टर्म्स क्या थे, इसको मैं माइनस साइन है, ठीक है, -4a स्क्वायर बी सी प्लस का एक लिखा हुआ है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक ये है आपका माइनस का 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में आप देखिए ये जो चीज लिखी हुई है, ये अगर आप देखें तो यहां से BC प्लस आपका BA, और मैं एक ले लेता हूं ये वाली चीज है ना, इन तीनों पे बेसिस पे देख रहा, -2ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लीजिए BC का स्क्वायर है, BA का स्क्वायर है, 2ac का स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी आप क्रॉस मतलब दो के मल्टीप्लीकेशन से ये सारी टर्म्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो BC प्लस BA इज इक्वल टू 2ac, ठीक है, ये आपका निकल करके आ रहा है। तो इसको अगर मैं ABC से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो ऐसी चीज चाहिए, तो मैं ABC से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, BC डिवाइडेड बाई ABC प्लस BA डिवाइडेड बाई ABC इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई ABC, यही मिलेगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b, ये आपका प्रूफ होकर के आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k की इंटीजर वैल्यूज बतानी है। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब इंटीजर्स है ना, k की ऐसी इंटीजर वैल्यूज बतानी है सो दैट कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। रूट्स कैसे हो, रियल और डिस्टिंक्ट। तो क्या कंडीशन रहेगी कि डी आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए, ठीक है। डी कितना है, 64 है ना, 8 का स्क्वायर किया, 64 -4 इंटू ए की जगह पे k -2 और c की जगह पे k+4 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। अब हमने कहा कि यहां 64 आ गया है ना, -4 इंटू यहां से आएगा k स्क्वायर प्लस 2k -8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतना। तो -4k स्क्वायर, ठीक, -8k और 64 और 32 आपका 96 हो गए है ना, ग्रेटर देन 0। तो आपके पास अगर मैं -4 को हटा लेता हूं तो k स्क्वायर
+2k -24, ये आपकी कंडीशन बन गई। और इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर मैं -4 से दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो -4 से आप दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, क्या बनेगा k² + 2k -24, है ना। लेकिन इधर भी 0 बनेगा, लेकिन इनइक्वालिटी पलट जाएगी क्योंकि हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो k की आपके पास ऐसी वैल्यू, इसका सोल्यूशन किया जा सकता है, बट वो पार्ट आपने भी पढ़ नहीं रखा है, ठीक है, वो 11th में ही आप पढ़ेंगे। तो आपके पास अगर फिलहाल के लिए ऐसा है कि इस क्वेश्चन को यहीं रोक देंगे और आपके पास जो ऑप्शंस अगर गिवन है तो उसमें देख लीजिए कि k की कौन सी ऐसी इंटीजर वैल्यूज हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ऑप्शन में कौन कौन सी k की ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसे सारे k जो कि इस कंडीशन को मीट करते होंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके आगे का पोर्शन आपने पढ़ नहीं रखा है, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। एक और कंसेप्ट अपन बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कम ही देखने को मिले हमें फिलहाल आपको, बट एक कंडीशन ये भी है, ठीक है, उन सारे 3 केसेस के अलावा, कि अगर आपका A1 है, B और C आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, A1 है, B और C आपके इंटीजर्स हैं, और D आपका किसी इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है। A आपका 1 है, B और C आपके इंटीजर हैं, और D आपका इंटीजर का स्क्वायर है। इस केस में आपके जो अल्फा बीटा आएंगे वो इंटीजर आएंगे, ठीक है। बोथ रूट्स विल बी इंटीजर, देन, ठीक है, अगर ऐसा है देन बोथ रूट्स विल बी इंटीजर। अगर ऐसा है तो आपके दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, आपको इंटीजर मिलेंगे, ठीक है। कैसे हम इसको दिखा सकते हैं, देखिए आपका क्या था, -b ± √b डिवाइडेड बाई 2a, यही था, ठीक है। अब आपने कहा कि a मेरा 1 है, तो अब आपकी कहानी कितनी आ गई, -b ± √2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब क्या हो सकता है कि अगर, अच्छा d को भी मैं पूरा लिख ही लेता हूं, b² - 4ac, है ना, इस बात सही। ध्यान से देखिएगा, b आपका है इंटीजर, तो इंटीजर तो चाहे इवन होगा चाहे ऑड होगा। तो पहला केस मैंने लिया, ठीक है, केस 1, इफ b इज इवन। अगर b मेरा इवन है तो क्या हो रहा होगा, पहले मैं b² - 4ac पे आता हूं। b² इवन होगा, b इवन है तो b² इवन नहीं होगा, -4ac। अब ये तो आपका इवन है क्योंकि b इवन था, और 4ac तो इवन होगा ही ना भाई, 4 से मल्टीप्लाई हो रही कोई चीज तो इवन ही होगी, तो ये आपका इवन आएगा ही आएगा। तो अगर b इवन है, b² - 4ac भी कैसा होगा, फिर इवन होगा, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि d मेरा कैसा है, इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है, तो d मेरा इवन आ रहा है, ठीक है, तो उसका अंडर रूट भी कैसा होगा भाई, d अगर इवन आ रहा है, ठीक है, d की वैल्यू इवन आ रही है, तो आपका उसका अंडर रूट भी कैसा आएगा भाई, आप 9 का अंडर रूट लेते हो तो ऑड आता है, 16 का अंडर रूट लेते हो तो इवन आता है। तो d अगर इवन है तो अंडर रूट d जो इंटीजर आपका आने वाला था, क्योंकि ये हमें पहले से मालूम है कि अंडर रूट d मेरा कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, तो वो भी कैसा होगा, इवन होगा, अंडर रूट d मेरा इवन होगा। तो ये रहा आपका इवन, b क्योंकि इवन है, तो -b ± √d/2a में क्या हुआ कि ये इवन था, प्लस माइनस आपका इवन होगा डिवाइडेड बाई 2, है ना, क्योंकि ये तो 1 है। तो इसका मतलब इवन प्लस माइनस इवन इवन ही आएगा, इवन बाई 2 मतलब कोई एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, इवन बाई 2 आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, सही है इतना। दूसरा केस आप देखिए, अगर ऑड रहा, इफ b इज ऑड, अगर b ऑड रहा तो क्या होगा, b अगर ऑड रहा तो b² ऑड हो गया, है ना, 3 का स्क्वायर ऑड होता है, 5 का स्क्वायर ऑड होता है, 31 का भी स्क्वायर ऑड ही होता है, तो b अगर ऑड है तो b² ऑड ही रहा, माइनस आपने कर दिया 4ac, तो ऑड में से इवन घटाओगे तो बचेगा कैसा भाई, ये तो इवन ही रहेगा ना 4ac, तो ये आपका ऑड
ये आपका इवन, सब्ट्रैक्ट हुआ तो कैसा, ऑड, लेकिन ये है परफेक्ट स्क्वायर, डी आपका है किसी इंटीजर का स्क्वायर ही, ये हमें पहले से कंडीशन दी हुई है, हम तो प्रूव कर रहे हैं केवल, है ना। तो डी जब इंटीजर का स्क्वायर अगर है तो डी खुद है ऑड, तो अंडर रूट डी कैसा मिलेगा आपको, अंडर रूट डी भी ऑड मिलेगा, तो अंडर रूट डी आपको कैसा मिल गया, ऑड मिल गया। अब फिर से वही कहानी हो गई ना, ये ऑड है ना, ये ऑड है डिवाइडेड बाई 2, तो ऑड प्लस ऑड है ना। अब सिचुएशन यहां पे मैं दिखा देता हूं छोटा सा, तो आपके पास माइनस बी आपका कैसा होगा, ऑड होगा, और प्लस माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी को आपने अभी दिखा दिया कि इस कंडीशन में अंडर रूट डी कैसा आएगा, ऑड आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ऑड और ऑड चाहे ऐड करो चाहे डिफरेंस लो इवन ही होंगे ना, इवन बाई 2 है ना, ऊपर इवन आएगा, डिवाइडेड बाई 2 मतलब इंटीजर होगा ही होगा, तो ये वैल्यू आपकी इंटीजर आ जाएगी। तो हमने क्या कहा कि अगर ए आपका 1 है, बी और सी आपके इंटीजर्स हैं और डी इंटीजर का स्क्वायर है, इस कंडीशन में आपके रूट्स कैसे मिलेंगे, इंटीजर मिलेंगे। कैसे, तो उसका प्रूफ हमने यहां समझाने की आपको कोशिश करी है। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी चाहिए, अभी अगर नहीं यूज आती है तो नेक्स्ट ईयर आपको पक्का यूज आने वाली है, अगर आप जेई वगैरह में यूज करते हो तो, ठीक है। तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक रहा, ठीक है, यहां पे इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम और प्रोडक्ट की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू ऑल।